Hello students and welcome to the video lecture of Core Java. So first of all, let's see the content of this lecture. So in previous lecture, in lecture 8, we have seen pass by value, this reference and data hiding. And today's lecture we are going to see overloading, overriding and constructor of in Core Java. तो अभी हम लोग यूनिट 2 में हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पढ़ रहे हैं. ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया, अभी हम क्लासेस देख रहे हैं कौन कौन सी होती है. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरलोडिंग, overriding and constructor. So let's start with the first topic, that is overloading. So we already know what is overloading because in C and C in C++ we have already seen what is overloading. So let's look what is overloading. So if a class has multiple methods having same name but different in parameter, it is known as a method overloading. क्लास डिज़ाइन करना हमने C++ में ही सीखा था. तो एक क्लास के अंदर अगर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मेथड मीन्स फंक्शन, जो फंक्शंस हम डिज़ाइन करते थे C++ में हम उनको फंक्शन बोलते थे, लेकिन जावा के अंदर हम उसको मेथड्स बोलते हैं. तो अगर एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं सेम नाम के साथ, तो उसे हम कहते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ और डिफरेंट सिग्नेचर के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन मेथड ओवरलोडिंग. If we have to perform only one operation having same name of the methods increases the readability of the program. Overloading का advantage क्या है कि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, increase the readability of the program. तो this is the advantage of overloading. मतलब होता क्या है, क्लास के अंदर हम एक ही नाम से दो या तीन फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं, मेथड डिज़ाइन करते हैं सेम नाम से, लेकिन उनका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होता है, उसी को हम ओवरलोडिंग कहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है. तो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर. सपोज यू हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑफ द गिवन नंबर्स बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इफ़ यू राइट द मेथड सच एज इंट और 2 पैरामीटर्स और बी. आपने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप 2 मेथड्स बना रहे हो क्लास के अंदर. पहले मेथड के अंदर आप एक मेथड बना रहे हो ए, जिसमें कि आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो इंट, और दूसरा पैरामीटर जो है वो आप बी बना रहे हो जिसके अंदर आप 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हो इंट फॉर 3 पैरामीटर्स. देन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज द अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मेथड बिकॉज इट्स नेम डिफर. तो अब क्या हो रहा है, मेथड तो सेम ही है, एडिशन ही करना है, लेकिन पहले इसमें क्या नाम दिया हमने उसको ए और दूसरे इसमें नाम दिया है हमने बी. तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा यूज़र के लिए भी प्लस प्रोग्राम के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, कंपाइलर के लिए भी. तो हम इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेम मेथड का जो नाम है वो हम सेम देते हैं. सो वी परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग टू फिगर आउट द प्रोग्राम क्विकली. हम प्रोग्राम को जल्दी से उसका रिजल्ट एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑपरेशन तो सेम ही करना है, एडिशन ही करना है, 2 नंबर्स का भी एडिशन करना है, 3 नंबर्स का भी एडिशन करना है. अब अगर हम इसमें दूसरा डिफरेंट नाम देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं. इसलिए हम वो जो मेथड्स हमने 2 डिज़ाइन की है उनको हम सेम नेम दे देते हैं. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग. एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करता है, इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. नाउ डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड. अब अलग अलग मेथड्स क्या है ओवरलोड करने के. पहला है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. उनके आर्ग्यूमेंट चेंज, नाम सेम रहेगा. ओवरलोडिंग का मतलब ही है कि मेथड का नाम जो है वो सेम रहेगा लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे. तो बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड सेकंड बाय चेंजिंग द डेटा टाइप. उसका डेटा टाइप भी हम बदल सकते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर. सो इन जावा मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द वेरिएबल. अगर आप मेथड जो है वो रिटर्न टाइप का बना रहे हैं, जैसे वॉइड और नॉन वॉइड 2 टाइप के आपके मेथड्स होते हैं, तो अगर आप रिटर्न टाइप बना रहे हो तो वहाँ पर आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट टाइप देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड 2 मेथड्स. हमने यहाँ पर 2 मेथड्स बनाई हैं. फर्स्ट ऐड फंक्शन मेथड एंड परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड सेकेंड ऐड मेथड परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. So in this example we are creating static method so that we don't need to create instance for calling method. हम यहाँ पर static method बना रहे हैं इसलिए हमें इस method को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर देखो क्लास हमने बनाई adder, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया static int add. वहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए int a, int b.
रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, स्टैटिक इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी एंड रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। पहले इसमें हम 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, दूसरे इसमें हम 3 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं। अब हमारा मेन क्लास जो है क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग, हम ओवरलोडिंग का टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम भी हमने दिया है क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग 1। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये आप लाइन जानते हो हमने क्यों लिखी है। जैसे C++ में वॉइड मेन एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे ही जावा के अंदर जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो यहीं से शुरू होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो यहाँ पर देखो system.out.println एडर डॉट ऐड, उसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं 11 दूसरे इसमें हम 3 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, मेथड को कॉल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक मेथड। तो आउटपुट हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले इसका आउटपुट 22 आया और दूसरे इसका आउटपुट 33 आया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमने देखा चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड टाइप देखते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट का। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड 2 मेथड्स दैट डिफर इन डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। द फर्स्ट मेथड रिसीव 2 इंटीजर्स आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड एंड ऐड मेथड रिसीव 2 डबल आर्ग्यूमेंट। मतलब हमने यहाँ पर पहले इसमें क्या किया, पहला जो मेथड हमने डिज़ाइन किया ऐड का, उसके अंदर हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और दूसरे वाले में हम 2 डबल को ऐड कर रहे हैं। तो क्लास एडर सेम क्लास का नाम है, स्टैटिक इंट हम यहाँ पर फिर से स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। इंट ऐड 2 वैल्यूज़ हमने 2 आर्ग्यूमेंट इसको पास किया, इंट ए इंट बी, देन रिटर्न ए प्लस बी, देन हम दूसरे इसमें हम इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। तो स्टैटिक डबल ऐड डबल ए कॉमा डबल बी रिटर्न ए प्लस बी। देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। सो क्लास टेस्ट ओवरलोडिंग 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS system.out.println एडर डॉट ऐड 11 system.out.println एडर डॉट ऐड 12.3 कॉमा 12.6। देन इसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है 22 एंड 24.9। तो हम 2 तरीके से मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। पहला बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब पहले इसमें 2 और दूसरे इसमें 3, तो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चेंज किया। दूसरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स डेटा टाइप। आर्ग्यूमेंट सेम ही थे लेकिन उनका डेटा टाइप चेंज था। नेक्स्ट इज मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमने ऑलरेडी C++ में वो देखा हुआ है। अब हम ओवरराइडिंग क्या होता है वो देखते हैं इन जावा। तो इफ सब क्लास हैज़ द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास इट इज़ नोन एज अ मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने C++ में पढ़ा हुआ है। क्या होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव होती है। सो यहाँ पर भी इनहेरिटेंस के अंदर ही मेथड ओवरराइडिंग जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब क्लास है, पहली बेस क्लास है, बेस क्लास से हमने सब क्लास डिज़ाइन की है। अब हो क्या रहा है ओवरराइडिंग का मतलब कि हमने जो मेथड बेस क्लास में डिज़ाइन की थी वही मेथड हम सब क्लास में भी डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब एक ही मेथड को हम 2 बार डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले पेरेंट क्लास में और दूसरा चाइल्ड क्लास में। दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। एक ही मेथड हम डिज़ाइन कर रहे हैं। So in other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of the parent class, it is known as a method overriding. तो अगर हम इसको अलग वर्ड्स में कहें तो क्या होगा, subclass provide the specific implementation। मतलब हमने क्या किया, जो पेरेंट क्लास थी उसके अंदर हमने मेथड को डिक्लेयर किया और उसकी बॉडी जो है वो हमने सब क्लास में डिज़ाइन की। दैट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो हमने पहले इसमें भी वही मेथड यूज़ किया और वही सेकेंड इसमें भी हमने वही मेथड यूज़ किया। दैट इज़ कॉल्ड ओवरराइडिंग। यूजेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, इसका यूज़ क्या है, मेथड ओवरराइडिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड विच इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। सुपर क्लास ने जो मेथड आपको प्रोवाइड किया, आपने सिर्फ वहाँ पे डिक्लेरेशन किया, उसका आपने बॉडी नहीं डिज़ाइन किया। उसकी बॉडी आप कहाँ बना रहे हो, सब क्लास के अंदर बना रहे हो। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करता है मेथड का। नेक्स्ट क्या है, मेथड ओवरराइडिंग इज़ यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यह पॉलीमॉर्फिज्म के इसमें हम यूज़ करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, वी ऑलरेडी नो
हमने सी प्लस प्लस में देखा है पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मैनी, एक ही नाम के बहुत सारे, ठीक है, एक ही नाम के बहुत सारे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करता है जावा के अंदर। नेक्स्ट, रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग। अब इसके लिए रूल्स क्या क्या हैं? द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। जो मेथड हमने पेरेंट क्लास में डिज़ाइन किया है उसका नाम और जो सब क्लास में डिज़ाइन किया है उसका नाम सेम होना चाहिए, तभी मेथड ओवरराइडिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। यहाँ पर मेथड जो है वो सेम होना चाहिए, पैरामीटर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ना उसका आर्ग्यूमेंट चेंज होना चाहिए, ना ही उसका डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बिल्कुल भी सेम होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन इज़ अ रिलेशनशिप, मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होना चाहिए। विदाउट इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग होगा ही नहीं। एक क्लास से दूसरी क्लास कब डिराइव होती है? जब इनहेरिटेंस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे तभी। सो देयर मस्ट बी एन रिलेशनशिप दैट इज़ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव डिफाइंड द रन मेथड इन द सब क्लास एज डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास बट इट हैज़ द सम स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। हमने पेरेंट क्लास के अंदर भी रन मेथड डिज़ाइन किया है, हमने चाइल्ड क्लास के अंदर भी रन मेथड डिज़ाइन किया है, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर हमने क्या किया है? उसको स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट किया है, उसकी बॉडी जो है हमने चाइल्ड क्लास के अंदर डिज़ाइन की है। सो द नेम एंड पैरामीटर ऑफ द मेथड आर द सेम, नेम और पैरामीटर सेम रहेगा। एंड देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होगा। सो देर इज़ अ मेथड ओवरराइडिंग, तभी मेथड ओवरराइडिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल नाम की। डिफाइनिंग अ मेथड, हम वहाँ पर एक रन मेथड बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? व्हीकल इज़ रनिंग। दूसरा, हम पहली क्लास से दूसरी क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ क्लास बाइक टू एक्सटेंड्स व्हीकल। अब सी प्लस प्लस में हम लोग वहाँ पर ऐसा नहीं लिखते थे, हम क्या करते थे? इनहेरिटेंस का क्लास ए डिराइव क्लास बी, क्लास बी डिराइव क्लास ए, हम यहाँ पे उसकी जगह पे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंड। हमने व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया है बाइक टू में। सो क्लास बाइक टू एक्सटेंड्स व्हीकल डिफाइनिंग द सेम मेथड एज इन द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास के में थी वही मेथड हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जो डिस्प्ले स्टेटमेंट है वो अलग है, बाइक इज़ रनिंग सेफली। अब हम मेन मेथड को डिज़ाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS बाइक टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। ऑब्जेक्ट डॉट रन, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? बाइक इज़ रनिंग सेफली। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है। एक्चुअली आपका जो कोर जावा का जो पोर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सी प्लस प्लस में जो हमने देखा हुआ है उसी को इसने यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सी प्लस प्लस में जो थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका बदला है क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गई है। पहले सी प्लस प्लस में थे, अब हम जावा में हैं। तो जावा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, मेथड भी लिखने का बहुत थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, कुछ कीवर्ड्स बदल गए हैं, कुछ लिखने का तरीका बदल गया है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो थी वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन जावा जो है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दैट्स वाई मेथड चेंज हो गया है लिखने का, कोडिंग। सो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर इन जावा, अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। मेथड के जैसा ही होता है कंस्ट्रक्टर। कैसा होता है? मेथड के जैसा ही होता है, लेकिन इसका वर्क जो है वो डिफरेंट होता है। इसका काम क्या होता है? टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। व्हाट डू मीन बाय इंस्टेंस ऑफ क्लास? ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी समय कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं तब मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ एलोकेटेड। एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी के अंदर उसको मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट।
ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है, ये भी मेथड ही है, फंक्शन ही है, लेकिन इसका काम क्या है, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वंस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब उतनी बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो वहाँ पर कॉल होगा। आप कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करें या ना डिज़ाइन करें जावा के अंदर, लेकिन रन टाइम में कंपाइलर अपने आप एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। इट कॉल्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देर इज़ नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। अगर आप क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन नहीं करते हो तो भी जावा का कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। तो जावा का कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। पहला है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है और वो कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता है। सेकेंड कौन सा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर पैरामीटर भी होते हैं और वो इनिशियलाइज भी करता है। तो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज़ एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना ज़रूरी नहीं है या कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करना, हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो जावा का कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सो कंस्ट्रक्टर योर क्लास डजेंट हैव एनी। अगर नहीं है क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर तभी भी वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जावा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर। तो क्या रूल्स हैं, पहला रूल तो यही है, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास के नेम के जैसा ही होना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। ये कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं देगा। जावा कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। जावा का कंस्ट्रक्टर जो है ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ना स्टैटिक हो सकता है, ना फाइनल हो सकता है और ना ही सिंक्रोनाइज्ड हो सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज जो है, ये कीवर्ड्स जो हैं इनके लिए हम बाद में देखेंगे। इनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है और इनका यूज़ क्या है। नाउ टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डजेंट हैव एनी पैरामीटर। जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स देखते हैं, क्लास नेम बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। सो क्लास नेम, फंक्शन एंड curly bracket open and curly bracket close, दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जावा का प्रोग्राम हम एक देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एंड कॉल अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास बाइक1, हमने ऑलरेडी एक बाइक क्लास डिज़ाइन की थी, बाइक1 फंक्शन। अब दिस इज बाइक1 फंक्शन जो लिखा है ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड। मेन मेथड हमने लिखी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर उसके बाद बाइक1 बी इज इक्वल्स टू न्यू बाइक1। जब हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसका आउटपुट क्या है, बाइक इज क्रिएटेड। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या काम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है तो हम उसको क्यों बना रहे हैं। So the default constructor is used to provide the default values to the object like 0, null, etc. depending on the type. उसके टाइप के ऊपर वो उसको वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। सो या तो 0 प्रोवाइड करेगा या फिर नल प्रोवाइड करेगा या फिर उसके टाइप के हिसाब से उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, जावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है वो देखते हैं। A constructor which has a specific number of parameter is called a parameterized constructor. पैरामीटर होते हैं 2, 3, जितने भी आपको पैरामीटर्स आपको डिज़ाइन करना है आप उसके अंदर पैरामीटर डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट उसको पास कर सकते हैं।
So why use the parameterized constructor? The parameterized constructor is used to provide different values to distinct object. अलग वैल्यूज अलग ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. डिस्टिंक्ट, यू कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यू ऑल्सो. आप सेम वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं. In this example, we have created the constructor of student class that have 2 parameters. We can have any number of parameter in the constructor. हम बहुत सारे कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है student4 नाम की, जिसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं int id एंड string name. अब हम यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं student4 int i string n. हमने 2 पैरामीटर पास किए int i और string n. अब यहाँ पर id इज इक्वल्स टू आई एंड नेम इज इक्वल्स टू n. मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यूज़. अब मेथड कौन सी है, हमने एक मेथड डिज़ाइन की है, वो कौन सी है, डिस्प्ले नाम की, जिसमें हम उसका id और नेम जो है वो डिस्प्ले करेंगे. फिर उसके बाद मेन एग्जीक्यूशन शुरू होता है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पासिंग वैल्यूज़. student4 s1 इज इक्वल्स टू न्यू student4 111 करण. हमने वैल्यूज़ पास की, किसको, जो हमने कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया था स्टूडेंट्स को, उसके लिए हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं. 111 इज़ अ ID एंड नेम इज़ करण. सो नाउ उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. तो डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 111 करण एंड 222 आर्यन. सो दिस इज़ अवर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फाइनलाइजेशन क्या होता है, सब क्लासेस इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास ऑब्जेक्ट एंड सब क्लास ऑब्जेक्ट. तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.